हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होता है हम लोग उसको किस तरह से इनहिबिट करेंगे, कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज होती हैं और किस तरह से वो काम करती हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह जो हैं, जो पेप्टिक अल्सर है, उसमें पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें कि हमने बताया था कि हम लोग 4-5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग पेप्टिक अल्सर को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करना, अल्सर प्रोटेक्टिव के बारे में पढ़ा था, एंटी एसिड्स थे और एंटी एच पाइलोरी जो थे एजेंट थे, ठीक है, जो ड्रग्स थी उनके बारे में अपन ने बात की थी कि कौन कौन सी ड्रग्स होंगी। तो अपन सीक्वेंस वाइज एक एक करके पढ़ेंगे इनको। तो आज जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, कि भाई गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रीवियस लेक्चर था तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होता है इसको प्रमोट कौन करता है। तो इसको प्रमोट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे भाई। तो देखिए यहाँ पे एसिटाइल कोलिन हो गया, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन, और इनके साथ साथ में जो गैस्ट्रीन है, ये तीनों के तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इन्हांस करवाते हैं। ओके। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं स्पेसिफिकली PGE2, ये क्या करेंगे कि गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होता है उसको इनहिबिट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट ही करवाना है। तो यहाँ पर कैसे इनहिबिट करवाएंगे हम, एसिटाइल कोलिन है तो इसको क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट हम लोग ड्रग देंगे, एंटी कोलिनर्जिक देंगे। हिस्टामीन को अगर रोकना है तो इसके लिए हम लोग H2 ब्लॉकर्स दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन बात करेंगे आगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI जो है उसका क्या रोल है गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करने में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन है, H+ है, और पोटेशियम ATP जो पंप है, ये क्या काम करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स है। ये मेम्ब्रेन के साथ में क्या होंगे, बाउंड होंगे, और बाउंड होने के बाद जो फाइनल स्टेप होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का, वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन की 3 स्टेज हमने बताई थी, और वो 3 स्टेज कौन कौन सी थी। सबसे पहला था हमारे पास में बेसल फेज था, सेकेंड फेज था हमारे पास में सिफेलिक, और थर्ड फेज जो हमारे पास था वो था हमारे पास में हार्मोनल। तो 3 फेजेस थे हमारे पास में। ओके। तो BCH से आप याद रख लेना यहाँ पर। तो बेसल, सिफेलिक और हार्मोनल। तो जो फाइनल स्टेप है हार्मोनल स्टेप, उसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओमेप्राजोल एक ड्रग है। यहाँ पर ओमेप्राजोल ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है यहाँ पर। ओके। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो ड्रग्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, PPI किस तरह से क्या करेंगे, काम करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग PPI देते हैं तो इसको एक कैप्सूल के फॉर्म में देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको कैप्सूल के फॉर्म में क्यों दिया जाता है। कैप्सूल के फॉर्म में इसको इसलिए जाता है कि बिकॉज जैसे ये हमारे GIT में स्टमक तक पहुँचेगा, अगर मान लो कैप्सूल के फॉर्म में ना दे तो स्टमक के अंदर क्या होते हैं भाई, वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है। तो वो एसिडिक मीडियम जो है, जो वहाँ पर एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, वो जो टैबलेट फॉर्म होती है उसको क्या कर देंगे, वहाँ पर डिग्रेड कर देंगे, और डिग्रेड होने की वजह से आगे हमें उसका एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपन कैप्सूलेटेड फॉर्म में देंगे वहाँ पर, तो वो आसानी के साथ टूटेगा नहीं, और धीरे धीरे उसके इफेक्ट भी हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके। तो जैसे ही अपन ने इसको दिया, देने के बाद में होगा क्या कि वो हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। और हमें पता है कि जो HCl है, इस HCl का जो सिक्रीशन है वो कौन करता है, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स है, इनका दूसरा नाम क्या है भाई, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, PPI देंगे, तो PPI जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड से जो है ये कहाँ पर जाएंगे भाई, ये पैराइटल सेल्स में एंटर होंगे। और पैराइटल सेल्स में एंटर होने के बाद पैराइटल सेल में जो इनका जो कैनालिकुली होता है, जो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, एक स्पेस था यहाँ पर,
ये जो पूरा इसकी एक कैविटी सी बनी हुई है, इस कैविटी को बोलते हैं कैनालिकुली। तो यहाँ पर एसिडिक पीएच जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस एसिडिक पीएच पर क्या होगा कि जो पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे ही इस कैनालिकुली के अंदर आएंगे, आने पर एसिडिक पीएच की वजह से या फिर कहीं हम लोग HCl की वजह से क्या होगा, पीपीआई जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं सुफेनामाइड के अंदर। सुफेनामाइड के अंदर क्या होंगे, ये कन्वर्ट होंगे। और ये सुफेनामाइड क्या करेगा कि ये जो हमारे पास में ये प्रोटॉन पंप है, ठीक है, इस प्रोटॉन पंप के साथ में ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड होने के बाद जो पैराइटल सेल्स है, इन पैराइटल सेल से HCl के सिक्रीशन को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से इनहिबिट कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सल्फेनामाइड यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉरी सुफेनामाइड, कि जो सुफेनामाइड है ये क्या करता है, HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज करवाने में हेल्प करेगा, ये पैराइटल सेल्स पर प्रोटॉन पंप के साथ बाइंड होकर के। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर ये पूरा मैंने लिख रखा है यहाँ पर सीक्वेंस वाइज कि किस किस तरह से हो रहा है, तो आप एक एक करके ध्यान से समझिएगा इनको। कि हमने सबसे पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या होंगे भाई, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद इनकी एंट्री जो है वो कहाँ पर होने वाली है, ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड में एंटर हो गए। ब्लड में एंटर होने के बाद ये डिफ्यूज़ होते हैं किसके अंदर, ये डिफ्यूज़ होंगे पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स के अंदर। और डिफ्यूज़ होने के बाद वहाँ पर जो पैराइटल सेल्स का जो कैनालिकुली है, जो सेल्स का वहाँ पर पहुँचेंगे। और हमें पता है कि वहाँ का जो पीएच है वो कैसा होता है, एसिडिक। और हमने बोला कि पीपीआई जो है वो उस एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा, यानी कि वो एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पर एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसको अपन चार्ज्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। और उस चार्ज्ड फॉर्म का नाम है सुफेनामाइड। ठीक है, तो पीपीआई जो है वो सुफेनामाइड के अंदर क्या हो जाएंगे भाई, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अपन को जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, जो हमारे पैराइटल सेल्स हैं उनके कैनालिकुली के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो सल्फेनामाइड के अंदर ये क्या हो जाएंगे, वहाँ पर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये पीपीआई सल्फेनामाइड में कन्वर्ट हुआ, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है और ये एक चार्ज्ड फॉर्म भी है। ये जो सल्फेनामाइड है, ये सल्फेनामाइड क्या होगा भाई, यहाँ पर ये यहाँ पर एक कोवालेंट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ में, SH ग्रुप के साथ। और ये SH ग्रुप जो है वो किसका होगा, प्रोटॉन पंप का। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सल्फेनामाइड है वो प्रोटॉन पंप पर प्रेजेंट SH ग्रुप जो होता है उसके साथ में कोवालेंट बॉन्ड बनाएगा, जो कि एक टाइट बॉन्ड होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब ये इसके साथ में बाइंड होता है ना, तो यहाँ पर इसका जो इनएक्टिवेशन होगा प्रोटॉन पंप का वो इरिवर्सिबल होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, माइंड करना इसको कि ये इरिवर्सिबल होगा, ये ध्यान रखना आपको कि ये इरिवर्सिबली क्या कर देगा, ये इसको इनएक्टिवेट कर देगा प्रोटॉन के पंप को। और ऐसा करने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होता था वो इनहिबिट हो जाएगा। तो ये आप अपने ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से पीपीआई काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक नोट है यहाँ पर। नोट क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, पीपीआई आर द मोस्ट पावरफुल इनहिबिटर्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। अगर हमें गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को क्या करना है भाई, यहाँ पर इनहिबिट करना है, तो उसके लिए मोस्ट पावरफुल हमारे पास जो एजेंट होगा वो कौन होगा, पीपीआई। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, सेकेंडली आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो पीपीआई है हमारे पास में यहाँ पर, ये इनहिबिट करता है किस किस को, फास्टिंग और स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, दोनों को ही। तो अगर मान लो कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन किसी फैक्टर के थ्रू स्टिमुलेट अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। साथ ही साथ में फास्टिंग में जो एसिड सिक्रेशन होता है तो उसको भी ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब भी हम लोग पीपीआई का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो अपन को एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि हमें खाने से 30 मिनट पहले एटलीस्ट हमें क्या करना है, इसको एडमिनिस्टर करना है, और वो भी इसको ओरली फॉर्म में। और ओरली फॉर्म में भी मैंने बताया आपको कि एक कैप्सूलेटेड फॉर्म में ही क्या होगा, यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये माइंड रखना आप कि पीपीआई जो है वो हमेशा बिफोर मील, खाने से पहले, ये एटलीस्ट 30 मिनट पहले जो है हमें ये देने होंगे ये। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका, और वो भी कौन से फॉर्म में, कैप्सूलेटेड फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग खाने के बारे में, मील के बारे में। तो जो मील होता है वो क्या करता है भाई, हमें पता है कि जब भी अपन खाना खाते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होता है ये पैराइटल सेल्स के कैनालिकुली के अंदर होता है।
और हमें ये भी पता है कि जो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक एसिड है, यानी कि मैं बात करूँ HCl की, इस HCl की वजह से ही जो PPI है वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सल्फेनामाइड। तो सल्फेनामाइड जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है किसका, PPI का, और उसके कन्वर्जन के लिए हमें HCl का ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि PPI के एक्टिवेशन के लिए हमें HCl की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें PPI जो है वो कन्वर्ट होकर के बनाते हैं सल्फेनामाइड। ओके, तो ये अपन को ध्यान रखना। और ये फिर ये सल्फेनामाइड जो है वो पैराइटल सेल्स के जो ग्रुप होता है SH ग्रुप, वहाँ पर प्रोटॉन पंप का, उसके साथ में कोवालेंटली बाउंड होंगे और इरिवर्सिबली उसको क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो फूड है वो PPI के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसीलिए हमने बोला था कि हमें खाने से एटलीस्ट 30 मिनट पहले क्या करना पड़ता है, PPI लेना पड़ता है। ओके, इसका जो T12 है वो T12 भी क्या होता है, इसका भाई शॉर्ट ही होता है। वो कितना होगा, 1.5 आवर, 1.5 घंटे के आसपास होता है इसका। लेकिन ध्यान रखना जो ये एसिड सिक्रीशन जो है उसको ये सप्रेस कर देता है अप टू 24 आवर। आप ध्यान से सुनिएगा ये चीज़ कि PPI जो है इनका जो T12 है, जो हाफ लाइफ है इनका, वो 1.5 आवर के आसपास है, जो कि शॉर्ट है, शॉर्ट T12 रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 24 आवर तक ये एसिड का जो सिक्रीशन होगा उसको क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी इनके अंदर होते हैं। और इसका जो रीजन है वो अगर आपसे पूछा जाए तो अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको कि PPI जो हैं वो बाइंड होते हैं किसके साथ में भाई, यहाँ पर PPI जो है वो बाइंड एक्टिवेट होगा HCl की प्रेजेंस में सल्फेनामाइड के अंदर। और जो सल्फेनामाइड है ये पैराइटल सेल्स के जो प्रोटॉन पंप होते हैं उन प्रोटॉन पंप के साथ में ये इरिवर्सिबली क्या होते हैं, ये वहाँ पर उसको इनहिबिट कर देंगे। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है यहाँ पर किसका, प्रोटॉन पंप का। किसकी वजह से, सल्फेनामाइड की वजह से। और वो भी कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोवालेंटली क्या होते हैं भाई, बाइंड होते हैं यहाँ पर उसके SH ग्रुप से। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप का जो SH ग्रुप होगा उसके साथ में कोवालेंटली बाउंड होते हैं। और वो भी कैसे होंगे भाई, ये यहाँ पर जो इनका इनिबिशन होगा वो इरिवर्सिबल इनिबिशन होगा। तो इसकी वजह से आसानी के साथ 24 आवर तक क्या कर सकते हैं, एसिड सिक्रीशन को सप्रेस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें कि जो कॉमनली यूज्ड अगर हम लोग कर रहे हैं इसकी डोजेज, तो उसमें क्या होगा कि जो PPI है वो जो प्रोडक्शन रेट होता है एसिड का उसको 80 to 90% तक क्या कर देते हैं, ये सप्रेस कर सकते हैं ये नॉर्मली। ओके, तो ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। ये जो PPI हैं ये अवेलेबल होते हैं कौन से फॉर्म में भाई, यहाँ पर एंटेरिक कोटेड फॉर्म में, ठीक है, और पाउडर कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में PPI क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ऐसा क्यों होता है, टू प्रिवेंट एक्टिवेशन बाय एसिड इन स्टमक, बिकॉज जो स्टमक है उसमें भी HCl का सिक्रेशन होता है। तो वहाँ पर PPI के एक्टिवेशन को इनिबिट करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इनको एंटेरिक कोटेड फॉर्म में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ड्रग्स है हमारे पास में। लाइक जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एसओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ठीक है, इन सभी की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, ओमेप्राजोल से, अगर हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब भी हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इन सभी ड्रग्स का, तो इन सभी ड्रग्स का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ओमेप्राजोल से क्या होगा, ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने बोला है यहाँ पे कि हम लोग PPI को जनरली कैसे देते हैं, ओरली देते हैं। लेकिन कुछ PPI हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि IV फॉर्म में भी क्या होंगे भाई, प्रेजेंट होते हैं, जो पेरेंटल रूट के थ्रू दिए जा सकते हैं। लाइक पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, एसओमेप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल। तो इनको इस फॉर्म में IV फॉर्म जो है इनमें दिया जा सकता है इनको। जितने भी PPI हैं ये आप ध्यान रखना यहाँ पर कि ये हाईली बाउंडेड होते हैं किससे, प्लाज्मा प्रोटीन से, यानी कि इनकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है भाई, इनकी हाई होती है। तो ये ध्यान रखना, तो ये हाईली बाउंडेड होते हैं। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होगा भाई, इनका लीवर के अंदर होता है। तो एक्सटेंसिवली ये मेटाबोलाइज होंगे लीवर में। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं
वो यूरिन में क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ पीपीआई कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं इनके थेरेप्यूटिक यूजेज कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी अपन बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो जो पेप्टिक अल्सर है यही एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो पीपीआई है इनका क्या होता है, यूज होता है। तो पेप्टिक अल्सर में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो पीपीआई है यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के अंदर ये मोस्ट पावरफुल एसिड सप्रेसिव एजेंट है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप कि पीपीआई जो है वो पेप्टिक अल्सर के अंदर मोस्ट पावरफुल एसिड सप्रेसिव एजेंट है। ओके, क्या कर सकते हैं भाई, ये जितने भी फेज होते हैं, ऑल फेजेस जो हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन के, उन सभी को इनहिबिट कर सकते हैं। ये 3 फेजेस हमने बताई थी भाई इसकी, बेसल, सिफेलिक और हार्मोनल। तो तीनों फेजेस जो हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन की, ये उनको इनहिबिट कर सकता है। सेकेंडली आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हम लोग जब गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन जो है उसको इनहिबिट करने की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हिस्टामिन ब्लॉकर आते हैं, फिर H2 ब्लॉकर्स आते हैं, हम लोग इनकी भी बात करते हैं कि अगर हमने H2 ब्लॉकर अगर दिए हैं तो वो भी क्या करेंगे, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पीपीआई हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, ये सुपीरियर हैं किससे, H2 ब्लॉकर से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीपीआई जो है वो सुपीरियर होते हैं H2 ब्लॉकर से। और इसका रीज़न क्या है कि जो पीपीआई हैं इनका हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलता है और साथ ही फास्टर अल्सर हीलिंग भी रखते हैं। तो जल्दी से अल्सर को हील भी करते हैं और इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें रैपिडली देखने को मिलता है। और इसका रीज़न भी क्या है कि भाई इनका पीपीआई का जो टी हाफ है वो 1.5 हार ही होता है, जो कि शॉर्ट है, इसलिए ये रैपिडली क्या कर पाते हैं, एक्ट कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्टैंडर्ड डोज की, तो जो ओमेप्राजोल है ये 20 mg दिया जाएगा। लेंसोप्राजोल की बात करें तो 30 mg ओडी दिया जाएगा। ओके, ओडी क्यों देते हैं, बिकॉज ये 24 हार तक ये क्या कर सकता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को सप्रेस कर सकता है, तो ओडी देते हैं इसको। अगर हमें ड्यूडेनल अल्सर के लिए अगर देना है पीपीआई तो हमें 4 वीक्स का थेरेपी देना पड़ता है, और गैस्ट्रिक अल्सर अगर है तो 6 to 8 वीक्स का थेरेपी हमें यहाँ पर देना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 2 चीज़ें। अब हम बात करते हैं अगर अक्यूट ब्लीडिंग अगर अल्सर हो तो वहाँ पर हम लोग आईवी पीपीआई देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर अक्यूट ब्लीडिंग अल्सर है तो वहाँ पर हम लोग आईवी पीपीआई देंगे, वहाँ पर हम लोग ओरली पीपीआई जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये गैस्ट्रिक एसिड जो है उसके सिक्रेशन को इनहिबिट कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि जो अल्सर की जो हीलिंग है वो प्रमोट हो, यानी कि आसानी के साथ में तेज़ी से अल्सर हील हो पाए। यहाँ पे अगर मान लो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के एसोसिएटेड अगर अल्सर है, यानी कि H पाइलोरी की वजह से अगर अल्सर हुआ है, तो इस दौरान हम लोग क्या देंगे, कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी हम लोग जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है उनके साथ साथ पीपीआई हम लोग देंगे। यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग है वो तो क्या करेंगे, H पाइलोरी को क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और पीपीआई जो है वो क्या कर देंगे, ये जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है HCl उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज या फिर इनहिबिट करेंगे। समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर होता है, तो स्ट्रेस अल्सर हो जिनको अपन कर्लिंग्स अल्सर भी बोलते हैं, तो इस दौरान हम लोग क्या करेंगे भाई, जो प्रोफाइलेक्टिक जो यूज होगा, प्रोफाइलेक्टिक यूज होगा वो हम लोग किसका करेंगे, आईवी पीपीआई का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग आईवी पीपीआई का ही यूज कर रहे हैं और हम लोग प्रोफाइलेक्टिक दे रहे हैं यहाँ पर आईवी यूज। तो ये एक्चुअल में करेगा क्या कि स्ट्रेस अल्सर के जो इंसिडेंस हैं, जो चांसेस होंगे स्ट्रेस अल्सर्स के, ये उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं इनकी वजह से भी क्या होते हैं, अल्सर होते हैं, तो जिनको अपन नाम देंगे एनासिड्स इंड्यूस्ड अल्सर। तो इस दौरान यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो पीपीआई हैं वो मोर इफेक्टिव हैं बजाय किसके, H2 ब्लॉकर्स के। रीज़न आपको पता है कि इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और अल्सर हीलिंग जो है वो भी क्या करते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ में करते हैं। इसलिए पीपीआई जो है वो एनासिड इंड्यूस्ड अल्सर के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा बजाय H2 ब्लॉकर्स के। तो पहला अपन ने यहाँ पर थेरेप्यूटिक यूज पढ़ा है कौन सा, पेप्टिक अल्सर, जिसमें हम लोग पीपीआई का यूज करेंगे। सेकंड है हमारे पास में यहाँ पर रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन न्यूमोनिया। तो यहाँ पर हम लोग पीपीआई का यूज करेंगे प्री ऑपरेटिवली। ओके,
थर्ड है हमारे पास में जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसको अपन ZE सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है भाई, इसके अंदर हमें हाइपर गैस्ट्रीनेमिया देखने को मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर जो गैस्ट्रीन है, इस गैस्ट्रीन का लेवल यहाँ पर क्या होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। और हमने बताया था कि गैस्ट्रीन जो है वो क्या कोज करता है, HCl का जो सिक्रीशन होता है उसको इंक्रीज करता है। और यहाँ पर हाइपरगैस्ट्रीनेमिया के साथ साथ हमें मल्टीपल पेप्टिक अल्सर भी देखने को मिलेंगे जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम यानी कि ZE सिंड्रोम में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हाइपरगैस्ट्रीनेमिया के साथ साथ हमें मल्टीपल पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो कौन होगा, PPI। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ZE सिंड्रोम के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन है, PPI। लेकिन सेकेंडली भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें PPI के हायर डोज की क्या पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल डोज देते हैं उससे हमें ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, हाई डोज देना पड़ेगा। और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का अगर अपन बात करें तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो इसका क्या होगा, सर्जरी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि पेशेंट अगर इन ऑपरेबल केस अगर हैं वहाँ पर, तो उसमें हम लोग PPI जो है इसका क्या करेंगे भाई, वहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी देंगे PPI की, और यही रिकमेंडेड है। तो या तो आप क्या करवा लो, सर्जरी करवा लो, अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते तो PPI यहाँ पर क्या रहेगा भाई, बेस्ट सॉल्यूशन है, लंबे समय तक PPI एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स अल्सर डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जी इसको हम लोग एसिड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, GERD के अंदर पहले तो बात करते हैं कि अगर हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं तो इसका जो थेरेपी होगी इसका गोल क्या होगा। गोल ये है कि हमें यहाँ पर सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है। इसके अलावा जो इरोजिव ईसोफेजाइटिस है उसको हमें हील करना है। जो ईसोफेगस के अंदर भी जो क्या हो रखे होंगे, यहाँ पर लेजन्स वगैरह होंगे, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा उसको क्या करेंगे, हील करेंगे। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अपन प्रिवेंट करेंगे यहाँ पे। सेम ऐसे ही जैसे जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम था, वैसे ही यहाँ पर भी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन होगा भाई, यहाँ पर PPI होगा। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो PPI है वो ओरली दिया जाएगा यहाँ पर। और सेम ऐसे ही कि जो GERD है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस PPI है, और ये मोर इफेक्टिव है बजाय H2 ब्लॉकर्स के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, पेशेंट विद इरोजिव ईसोफेजाइटिस और पेप्टिक अल्सर विद स्ट्रिक्चर, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड मेंटेनेंस थेरेपी हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर, किसकी, PPI की। ओके, तो जैसे अपन ने जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर भी बताया था कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही है, लेकिन अगर मान लो ऑपरेट नहीं कर रहे तो वहाँ पर हमें प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, किससे, PPI से। तो सेम ऐसे भी यहाँ पर भी PPI जो है वो हमें देना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो यही क्या होगा, एक मेंटेनेंस, प्रोलॉन्ग्ड मेंटेनेंस थेरेपी की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि जो PPI हम लोग दे रहे हैं इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो बात करते हैं इसके ADR की। तो देखिए भाई, यहाँ पे ये जनरली क्या होता है, वेल टॉलरेटेड होता है। इसकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है इसकी वजह से, स्किन में रैसेज हो सकते हैं, और आर्थ्रेल्जिया भी हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि जो स्किन रैसेज और आर्थ्रेल्जिया हैं ये रेयरली होते हैं। आर्थ्रेल्जिया क्या होता है भाई, आर्थ्रेल्जिया का कॉमनली मतलब होता है जॉइंट पेन। बट ध्यान रखिएगा ये कि जॉइंट पेन जो हो रहा है यहाँ पर वो आर्थराइटिस की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि इसका जो कोज है आर्थ्रेल्जिया का, वो कोज कौन नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है। ओके, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं PPI का, अगर लॉन्ग टर्म यूज होता है PPI का, तब हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा भाई आप। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म अगर यूज कर रहे हैं PPI का, तो इसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। अब ये क्यों होता है, ये ध्यान से समझिएगा। जनरली होता है क्या है कि जब भी PPI जो होती हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैराइटल सेल्स की, तो जनरली क्या होता है कि जो पैराइटल सेल्स जो हैं, जिनका अपन दूसरा नाम बताते हैं कि उनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। तो पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, HCl का सिक्रीशन करती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं। अब यहाँ पर जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये एक्चुअल में क्या करता है, ये विटामिन B12 जो है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है।
तो अगर मान लो लंबे समय तक अगर अपन पीपीआई का अगर यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जो रिस्क हैं इन्फेक्शन के वो बढ़ सकते हैं यहाँ पर, लाइक हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया हमें देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा अगर हाइपरगैस्ट्रीनेमिया है, मैंने बताया आपको कि गैस्ट्रीन जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो ये प्रीडिस्पोज होगा टू गैस्ट्रिक ट्यूमर। नेक्स्ट देखिए, जो ओमेप्राजोल है इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, गायनेकोमेस्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमें मेल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो गायनेकोमेस्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा ओमेप्राजोल की वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग ड्रग इंट्रैक्शंस की, कि पीपीआई के कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस भी हैं क्या। तो देखो यहाँ पर पीपीआई में हमारे पास एक एग्जांपल है ओमेप्राजोल। ठीक है, और ओमेप्राजोल है, इसके साथ साथ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं फेनेटोइन का, या फिर वारफेरिन का, या फिर डायज़ेपाम का। ठीक है, तो ओमेप्राजोल के साथ अगर इन तीनों ड्रग में से अगर कुछ भी अगर दिया जा रहा है तो इस दौरान क्या होगा कि ओमेप्राजोल जो है वो इन तीनों ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है कि इनकी जो प्लाज्मा लेवल है वो बना रहेगा, तो इनका टॉक्सिसिटी जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सेकंड जो ड्रग इंट्रैक्शन है हमारे पास वो है कि हम लोग यहाँ पर पीपीआई जो है, पीपीआई के को दे रहे हम लोग इट्रोकेनाजोल के साथ या फिर आयरन सोल्ट के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पीपीआई देने की वजह से इनके साथ जब अपन देंगे तो जो हमारे पास में इट्रोकेनाजोल या फिर जो आयरन सोल्ट है, जब हम लोग इनका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इसके साथ साथ, तो इन दोनों का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने दिया इनको, तो जनरली ओरली जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इनका, तो जो बायो अवेलेबिलिटी होगा इन दोनों ड्रग का वो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये था भाई यहाँ पर किसके बारे में, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को जब अपन इनहिबिट कर रहे हैं तो उसमें नंबर 1 था प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है इसका, जो बाकी के अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।